हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा केमिस्ट्री से। लास्ट टाइम हमने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में रहेगा। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में होगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आज जो हम सबसे पहला टाइप जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। देखो, वर्ड कंबाइन का मतलब क्या है, आपस में जुड़ना। ऐसी रिएक्शंस में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। यू कैन से दैट इट इज द टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन in which two or more substances reacts together to form a single substance। मीन्स दैट दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलके आपस में एक सिंगल सब्सटेंस की फॉर्मेशन करेंगे। अब यहां पे बात करते हैं कुछ ऐसी रिएक्शंस की जो कॉम्बिनेशन शो करती हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन जैसे मैं बात करूं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कंबाइन होगा या रिएक्ट करेगा तो ये दोनों मिलके आपस में किस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज CaCO3, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप इस रिएक्शन में देख सकते हो कि जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो एक से ज्यादा हैं और जो प्रोडक्ट है वो एक ही फाउंड आउट हो रहा है। प्लस यू कैन से दैट देयर इज अ लिबरेशन ऑफ एनर्जी आल्सो। तो कभी भी जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो बड़े सारी रिएक्शंस में यह देखा जाता है कि बड़े सारे सब्सटेंसेस मिलके जब प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं तो उसके साथ साथ एनर्जी को भी जनरेट करते हैं, एनर्जी को भी लिबरेट करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी हम उनको कह सकते हैं। एक्सो का मतलब क्या हो गया, एक्सो का मतलब होता है रिलीज, रिलीज होना, किसी चीज को रिलीज करना। तो यहां पे किस चीज को रिलीज किया जा रहा है, एनर्जी को। इसी तरह से हमारे पास और भी बड़ी सारी रिएक्शंस है। लाइक अगर हम कार्बन की बात करें तो ये तो बड़ी कॉमन सी एग्जांपल आप हर बार देखोगे, मैक्सिमम टाइम आपको आती रहेगी ये केमिस्ट्री में। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, प्लस किसका लिबरेट करेगा, ये एनर्जी को लिबरेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो ऐसी जो रिएक्शंस हैं जिनमें रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन जो प्रोडक्ट है वो सिंगल ही रहेगा और उसके साथ साथ एनर्जी का भी लिबरेशन होगा, तो ऐसी टाइप्स की रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको और भी बड़े सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे कॉम्बिनेशन में, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके, प्लस एनर्जी।
अब मैंने आपको लास्ट टॉपिक में एक चीज और बताई थी कि आप जितनी भी रिएक्शंस को लिखोगे वो सब की सब केमिकल इक्वेशंस में होनी चाहिए। और केमिकल इक्वेशंस क्या है? जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई होना चाहिए। इट मींस दैट जब भी आप ऐसी रिएक्शंस को लिखो तो आप वेरीफाई करिए क्या टोटल मास रिएक्टेंट का टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर है। और इसको चेक करने के लिए आप नंबर ऑफ एटम्स को चेक किया करो। जैसे फर्स्ट हमारे पास ये फर्स्ट जो रिएक्शन है इसमें हम वेरीफाई करते हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए हमारे पास 1 एटम ऑफ कैल्शियम है और यहाँ पे भी 1 एटम ऑफ कैल्शियम है। ऑक्सीजन के टोटल एटम कितने हैं? 2 ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे हैं और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का यहाँ पे है। और 2 और A कितने हो गए? 3। और यहाँ पे भी हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एटम है? 3। थर्ड वन इज कार्बन। यहाँ पे 1 एटम ऑफ कार्बन है और यहाँ पे भी हमारे पास 1 एटम ऑफ कार्बन है। इट मीन्स दैट कि ये रिएक्शन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसी तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे भी आप चेक कर सकते हो कार्बन 1 एटम, कार्बन 1 एटम, 2 एटम ऑक्सीजन के, 2 एटम ऑक्सीजन के, मतलब ये भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। थर्ड अगर बात करें मैग्नीशियम का तो मैग्नीशियम का 1 एटम है, यहां पे मैग्नीशियम का 1 एटम है, यहां पे 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, बट यहां पे 1 एटम ऑक्सीजन का है। मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ के बराबर नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पे 2 लगाएंगे क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, मैग्नीशियम के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी। तो फिर अगर यहां पे 2 मैग्नीशियम है तो यहां पे भी क्या आएगा बेटा? 2 मैग्नीशियम। तो इस तरह से ये तीनों रिएक्शन जो हैं वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएंगी। तो ये आपका जो फर्स्ट टॉपिक था ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। नो इसका जो अदर पार्ट है वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो बेटा डीकंपोजिशन क्या हो गया? इसका रिवर्सिबल है, इसका अपोजिट है। ठीक है, सो सेकंड टाइप जो हम लिखने जा रहे हैं वो दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब ही क्या होता है? ब्रेक डाउन। डिकम्पोज मीन्स ब्रेक डाउन। जब कोई सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाता है तो उस चीज को हम डिकम्पोज बोलते हैं। तो यहां पे एक सिंगल रिएक्टेंट जो होगा वो ब्रेक होने के बाद आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट देगा। सो यू कैन से दैट it is the type of a chemical reaction in which a single substance breaks down into सिंपलर सब्सटेंसेस भी लिख सकते हो या 2 और मोर सब्सटेंसेस भी आप लिख सकते हो। सो यू कैन से दैट डिकम्पोजिशन एक्शन एक्चुअली इट इज द अपोजिट, ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है टोटल। अब यहां पे अगर हम एक रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन में एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे आपने जो कॉम्बिनेशन में जो फर्स्ट रिएक्शन लिखा उसको आप अगेन यहां पे रिवर्सिबल फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने के लिए हमें किसी एनर्जी की नीड पड़ेगी। उस एनर्जी को हम बोलेंगे थर्मल एनर्जी। किसका क्या नाम देंगे? थर्मल एनर्जी। और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपके पास एक सॉलिड सब्सटेंस है और सॉलिड सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए आपको हीट एनर्जी का नीड पड़ेगा। तो ये जो आपका डेल सिंबल है ये
डेल जो है ये क्या बता रहा है आपको, हीट एनर्जी के बारे में बता रहा है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो आप एक इस रिएक्शन में एक चीज कॉमन देख सकते हो कि यहां पे जब आपने हीट एनर्जी का इस्तेमाल किया इसको डिकम्पोज करने के लिए, तो हम इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक के नाम से भी जान सकते हैं। इसी तरह से आप और भी इसमें बड़ी सारी एग्जांपल्स आप ले सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं फिर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की, या आप NaCl की बात कर सकते हो, NaCl। तो NaCl जब डिकम्पोज होगा तो Na प्लस Cl2 में डिकम्पोज होगा, तो यहाँ पे 2 लगा दोगे इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जर्नली आप किस चीज़ का इस्तेमाल करोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करोगे। किसका करोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इस रिएक्शन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसको हम बोलेंगे, जो पहला वाला पार्ट आपने लिखा, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ऐसे ही हमारे पास और भी रिएक्शंस होती हैं जिसमें हम अलग अलग एनर्जीज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट में एक रिएक्शन लिखूंगा जिसमें हम फोटो का इस्तेमाल करेंगे, सनलाइट एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। और वो थर्ड रिएक्शन है जैसे सिल्वर क्लोराइड, AgCl। AgCl का नाम क्या है, सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड को अगर हम धूप में रखें, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रखें, तो उसी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट को हम फोटो भी बोलते हैं, और उसकी एनर्जी को हम HV के साथ भी डिनोट करते हैं। यहाँ पे H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और V क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव पार्टिकल है। और जब ये डिकम्पोज होगा तो कुछ इस तरह से डिकम्पोज होगा, Ag और Cl2 गैस। और इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे 2 लगाएंगे। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो यहां पे आपने देखा कि आपके पास डिकम्पोजिशन करने के लिए 3 अलग अलग केसेस हैं। फर्स्ट केस में आपने थर्मल का इस्तेमाल किया जिसमें आपके पास एक सॉलिड सब्सटेंस था। सेकंड में आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया जहां पे जो आपके पास रिएक्टेंट था वो एक्वा स्टेट में था, सॉल्ट सॉल्यूशन की फॉर्म में था। तीसरा जो आपने सिल्वर क्लोराइड का जो इस्तेमाल किया जिसमें सिल्वर क्लोराइड को डिकम्पोज करने के लिए आपने फोटो मीन सनलाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया, और उसका रिएक्शन कुछ इस तरह से बना। तो ये अलग अलग प्रकार के जो डिकम्पोजिशन है ये ऑकर होते हैं यहां पे। तो थर्ड रिएक्शन की अभी हम बात करेंगे, और जो थर्ड रिएक्शन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिलेबस में भी काफ़ी बार ये पूछा गया और काफ़ी बार ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आता है। तो थर्ड टाइप्स को अभी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो थर्ड हमारा टाइप रहेगा वो कौन सा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो बेटा, डिस्प्लेस का मतलब क्या है, किसी सब्सटेंस की पोजीशन को हटा के वहां पे किसी और को प्लेस कर देना, उस चीज को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं यहां पे। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है, और जो हम फर्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलेंगे। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बेटा, इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है, लिखिए, इट इज द टाइप
of a chemical reaction in which highly reactive elements displaces least reactive elements from its salt solution. सॉल्ट सोल्यूशन को हम एक्वा सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो यहां पे यही चीज ध्यान रखने वाली है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होंगे बेटा, हाईली रिएक्टिव, वो लीस्ट रिएक्टिव को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस करेंगे। सॉल्ट सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें आयोन्स की फॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और जैसे हम किसी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को उस सोल्यूशन के अंदर डालेंगे, वो उसके आयोन को एक्सचेंज करेगा और वहां पे खुद बैठ जाएगा। अब एक रिएक्शन लेते हैं और थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने के लिए, जिसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इसमें आपको एक इस सीरीज का पता होना चाहिए। इस सीरीज को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? जो हमें ये बताती है कि कौन सा एलिमेंट हाईली रिएक्टिव है और कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है। जैसे इस सीरीज के टॉप पे सबसे पहले कौन बैठा हुआ है? पोटाशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो हाईली रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव आपको पता चलेंगे। अब इसी के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे, एक रिएक्शन लेंगे जिसमें मान लेते हो पोटाशियम। पोटाशियम अगर सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, और सोडियम सल्फेट कैसा होना चाहिए? सॉल्यूशन की फॉर्म में होना चाहिए, सॉल्ट सॉल्यूशन की फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए मैंने एक्वस वर्ड का इस्तेमाल कर दिया। अब देखो सोडियम सल्फेट जो है, जब ये डिसोशिएट होगा तो उसके अंदर कुछ इस तरह से आयोन्स बनेंगे, Na पॉजिटिव, और SO4 का चार्ज क्या होता है? -2, SO4 टू नेगेटिव। ओके, अब ये डिसोशिएट हो जाता है आयोन्स में, इसलिए तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन है। और जैसे हम पोटाशियम को इस सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो पोटाशियम क्या करेगा? सोडियम को यहां से डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि पोटाशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है। पोटाशियम जो है वो सोडियम से ऊपर है, तो पोटाशियम इज हाईली रिएक्टिव देन सोडियम। तो यू कैन से दैट पोटाशियम डिस्प्लेसेस सोडियम, और कुछ इस तरह से प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। अब नया प्रोडक्ट क्या बनेगा? K2SO4, और प्लस जो सोडियम होगा वो बाहर निकल जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, अब बात करते हैं इसकी बैलेंसिंग की, कि क्या ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो उसको वेरीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 एटम पोटाशियम के हैं, लेकिन यहाँ पोटाशियम इंडिविजुअली है, तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे। यहाँ पे सोडियम के पास 2 एटम है और यहाँ पे सोडियम के पास हमने 2 लगा दिया। अब ये बैलेंस्ड हो गया, क्योंकि दोनों तरफ के एटम्स जो थे वो बराबर हो गए। सो ऐसी रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं, जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से, और खुद वहां पे आके बैठ जाएगा। तो आप देख सकते हो, पहले सोडियम सल्फेट था और अब क्या बन गया? पोटाशियम सल्फेट। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज पोटाशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट। पोटेशियम की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है सोडियम से, इसलिए वो उसको डिस्प्लेस करेगा। अगर यही रिएक्शन कुछ इस तरह से होता बेटा, अगर मैं इसी रिएक्शन को कुछ इस तरह से लिखता कि सोडियम प्लस K2SO4, अब बताइए क्या ये रिएक्शन होगा? क्योंकि सोडियम क्या पोटाशियम को हटा पाएगा कि नहीं हटा पाएगा? तो आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में देखो सोडियम नीचे है, तो सोडियम की रिएक्टिविटी कम है एज कंपेयर टू पोटाशियम, तो सोडियम जो है वो पोटाशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। इट कैन नॉट डिस्प्लेसेस पोटाशियम फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, सो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि सिंगल एलिमेंट को डिस्प्लेस किया जा रहा है उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ single displacement reaction. Now let us talk about the double displacement reaction. So what is double displacement reaction? अब डबल में आप खुद आइडिया लगा लो कि सिंगल में एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है,
तो डबल में क्या होगा, जितने भी आयोन्स हैं सबसे पहले जो सॉल्ट सॉल्यूशंस हैं वो आयोन्स में डिसोशिएट होंगे, देन आयोन्स का एक्सचेंज होगा, आयोन्स का एक्सचेंज होगा। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास बेटा वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? इट इज द टाइप ऑफ a chemical reaction in which there is an exchange of ions. ions मतलब charged particle, positive and negative, cations and anions. Exchange of ions takes place between the सॉल्ट सॉल्यूशंस। सो ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शंस है जिसमें आयोन्स का एक्सचेंज होगा बेटा। जब दो सॉल्ट सॉल्यूशंस आपस में मिलेंगे तो उनके बीच एक एक्सचेंज ऑकर होगा। अब वो एक्सचेंज कैसे होगा, थोड़ा इसको रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लेते हो आपके पास है Na2SO4, ये भी एक्वा स्टेट में, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन चाहिए आपको। और दूसरा अगर हम बात करें तो आपके पास है, मान लेते हैं जिंक क्लोराइड। क्या है? जिंक क्लोराइड। अब देखिए बेटा, सबसे पहला चीज, दोनों कंपाउंड्स हैं, दोनों का स्टेट एक्वस होना चाहिए ताकि दोनों अपने अपने आयोन्स में डिसोशिएट हो जाएं। तो Na का आयोन क्या है? Na पॉजिटिव। सल्फेट का आयोन क्या है? SO4 नेगेटिव। जिंक का आयोन क्या होता है बेटा? जिंक जो है इसका चार्ज होता है +2 और क्लोरीन का चार्ज होता है -। देखिए अब ये दोनों अपने अपने आयोन्स में डिसोशिएट हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशंस हैं। और सॉल्ट सॉल्यूशंस को हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके अंदर आप पॉजिटिव नेगेटिव करके इस तरह के कुछ चार्जेस हैं। सो नो, अब देखो Na पॉजिटिव, जो इसका पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव के साथ जुड़ेगा और जो ये वाला पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। मतलब Na और Cl मिलके प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? NaCl। और जिंक और सल्फेट मिलके कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे? जिंक सल्फेट। ठीक है बेटा, इसको मिटा रहा हूं मैं। तो आपके पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएंगे, जिंक सल्फेट प्लस NaCl। ओके, तो आपने देख लिया कि किस तरह से एक्सचेंज हो रहा है। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ चला गया, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ चला गया, तो दोनों ने मिलके कुछ इस तरह से प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन की। और यहां पे डबल एक्सचेंज हो रहा है। लास्ट रिएक्शन में सिंगल एक्सचेंज हो रहा था, यहां पे डबल एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं बेटा। अब सेकंड बात रही कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम चेक करेंगे। Na के 2 एटम्स हैं लेकिन यहां पे Na के 1 एटम है, तो यहां पे 2 लगा दो। अब 2 Na और 2 Cl, तो यहां पे भी Cl के 2 एटम है, बाकी जिंक 1 एटम, SO4 यहां पे दोनों तरफ के बराबर है। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यू कैन से दैट। ओके, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है एक्चुअल में इसकी कुछ और भी सब टाइप्स आगे हम पढ़ते हैं इसी के अंडर। और फर्स्ट रिएक्शन जिसके बारे में मैं बता रहा हूं आज, उसका नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक टाइप है। इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या लिखेंगे हम? इट इज द टाइप ऑफ अ डबल
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच अ सॉलिड, सॉलिड ये वर्ड याद रखिए, इसी को हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे। अ सॉलिड सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन टू सॉल्ट सॉल्यूशंस। कि जब देखो स्टेटमेंट लगभग डबल डिस्प्लेसमेंट वाली है, यहां पे भी एक्सचेंज ऑफ आयोन्स होगा, यहां पे भी दो सॉल्ट सॉल्यूशंस आपस में रिएक्ट करेंगे, बट कंडीशन क्या रहेगी कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसका थोड़ा सा आपको आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट का जो नेचर है वो क्या है, क्या वो सॉलिड बनेगा, क्या वो लिक्विड बनेगा, या कुछ और स्टेट में बनेगा। तो यहां पे स्पेशली आपको ध्यान में रखना है कि सॉलिड सब्सटेंस एज अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है, और इसका जो एक रिएक्शन है मैं लिखूंगा, ये रिएक्शन आप ध्यान में रखिए। जैसे मेरे पास है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, देखो कुछ बच्चों को ये सब चीज़ें थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपको अभी पता नहीं है कि कौन सा जो सॉल्ट है वो सॉलिड है, या कौन सा जो है वो किस स्टेट में पाया जाता है। तो जनरली जितने भी सॉल्ट जो हैं, अगर आप अपनी लैब में देखोगे, कभी आप स्कूल की लैब में कभी जाओ तो वहाँ पे देखोगे कि तो जितने भी सॉल्ट हैं वो सब के सब आपको ड्राई स्टेट में मिलेंगे। तो लेकिन ड्राई स्टेट में कोई भी रिएक्शन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उन स्टेट्स को चेंज करके उनकी स्टेट को सॉल्ट सोल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, या उसको एक्वा स्टेट में भी हम बोल सकते हैं कि एक्वा स्टेट में उसको हम कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे मेरे को पता है कि वेरियम क्लोराइड जो है वो एक्वा स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो वेरियम क्लोराइड, और अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं जिंक सल्फेट की, तो वेरियम क्लोराइड और जिंक सल्फेट का अगर मैं रिएक्शन करवाऊं तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बेरियम का आयोन क्या है, +2, क्लोरीन का चार्ज क्या है, माइनस, जिंक का चार्ज क्या होता है बेटा, +2, और सल्फेट का चार्ज क्या है, -2। अब देखिए वही सिमिलर प्रोसेस, एक्सचेंज ऑफ आयोन होगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ेगा और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। तो जब बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बेटा, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिंक और क्लोराइड के बीच जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड। अब देखिए जिंक क्लोराइड जो है वो एक्वा स्टेट में रहेगा, लेकिन जो बेरियम सल्फेट है उसके लिए हम इस तरह का एक सिंबल लगाएंगे, और इस सिंबल का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। जब हम नीचे की तरफ एरो लगाते हैं, देखो दो मतलब है केमिकल रिएक्शंस में, ये दो एरोस बड़े काम के हैं और इनका पता होना चाहिए। जब किसी चीज के साथ हम इस तरह का एरो लगाते हैं, इसका मतलब होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, कि जब गैस की फॉर्मेशन हो रही है एज अ प्रोडक्ट। और इस तरह का जो सिंबल है इसको हम तब लगाते हैं जब प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब जो प्रोडक्ट है उसका नेचर क्या है, सॉलिड, क्या है, सॉलिड। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। और जब भी प्रेसिपिटेशन होता है कलर्स की भी फॉर्मेशन होती है, नए नए कलर ऑब्टेन्ड होते हैं। वो तो वैसे भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें चेंज इन कलर का होना भी लाजमी है। तो यहां पे ये सब चीजें ऑकर होती हैं। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक टाइप और है जिसको हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा। You like the channel, you subscribe the channel and share it with the other students, ताकि हम अच्छे से आपको नेक्स्ट वीडियो भी बना के दें। थोड़ा सा बोर्ड का प्रॉब्लम है कि बोर्ड माइट भी थोड़ा हैंड राइटिंग या बोर्ड में थोड़ा वो लिटिल बिट प्रॉब्लम्स हो, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा उसके लिए आई थिंक दिस इज़ सूटेबल। सो नेक्स्ट जब भी हम कभी वीडियो बनाएंगे तो वो स्मार्ट बोर्ड्स के ऊपर बनाएंगे। फिलहाल ये एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है, तो नेक्स्ट टाइप को हम डिस्कस करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट का एक टाइप बेटा हो रहा है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए न्यूट्रल, आप बड़ा सिंपल सा है रिएक्शन को याद रखना। आप जो हेडिंग है ना सर, हेडिंग के अंदर ही आंसर होता है। अब न्यूट्रल का मतलब है, न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया,
अगर हम यहां से वर्ड न्यूट्रल की बात करें बेटा, जो ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, उसे हम न्यूट्रल बोल सकते हैं, जिसका नेचर ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। अब इसके अंदर स्पेशलाइजेशन क्या है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके एक सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ अदर बाय प्रोडक्ट लाइक वाटर। यहां पे वाटर की भी फॉर्मेशन होती है, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एसिड और बेसिस कैसे वाटर बनाएंगे। तो बेटा यहां पे देखो देखो एसिड्स क्या हैं, जिनके अंदर H पॉजिटिव आयोन होगा वो एसिड है, जो H पॉजिटिव आयोन्स को रिलीज करेगा वो एसिड है, और बेस क्या है, जो OH नेगेटिव आयोन्स को रिलीज करेगा, दैट इज कॉल्ड द बेस। सो आप कॉमन सी बात लीजिए कि जैसे मान लेते हो हमारे पास एक एसिड है लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, डाइल्यूट स्टेट में, और एक बेस ले लेते हैं जैसे लाइक NaOH जो कि एक्वा स्टेट में रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं मैं, ये आप उतार लीजिए। तो देखो है तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, कैसे कि जब HCl को हम डाइल्यूट करेंगे तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये डिसोशिएट हो जाएगा, और जब NaOH को हम एक्वस बनाएंगे तो ये भी Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोशिएट हो जाएगा। तो देखो बेटा H पॉजिटिव मतलब ये एसिड है, OH नेगेटिव मतलब ये बेस है। अब यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, देखो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ेगा और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। तो जब ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ जुड़ेगा तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके क्या बनाते हैं बेटा, वाटर। क्या बनाते हैं, वाटर। और ये Na और ये Cl मिलके क्या बनाएंगे बेटा, NaCl, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड हो रहे हैं वो एज अ, एक तो इसी सब्सटेंस को हम न्यूट्रल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, न्यूट्रल, और इसी को हम सॉल्ट भी बोलते हैं, और इसीलिए इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम बेटा दिया जाता है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये दोनों टाइप्स हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो, और नेक्स्ट टाइम आप के सामने हम और अच्छे से वीडियो लाएंगे, जिसमें हम नेक्स्ट अभी पढ़ने जाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, हाउ टू फाइंड द रिड्यूस सब्सटेंस इन और नेक्स्ट वीडियो। और काफ़ी सारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, और कोई अदर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, थोड़ा बैलेंसिंग को और सीखेंगे कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। सो फर्स्टली अब आपका ये ड्यूटी है कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू।